आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आइए अब जरा कुछ और महाराष्ट्र की आज की चुनावी खबरों की चर्चा हम लोग कर लें। हमने आपको दिखाया एक खास बातचीत एकनाथ शिंदे सीएम की हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य के साथ। उन्होंने कहा सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार, यही देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अजीत पवार ये कह रहे हैं सरकार हमारी बनेगी, लेकिन उनके सामने उनके सगे भतीजे को इस बार शरद पवार ने टिकट दे दिया है। तो उस पर वो कह रहे थे कि भाई ये गलत किया उन्होंने। मैंने भी गलती की थी जब मैंने अपनी बहन सुप्रिया के सामने अपनी पत्नी को लड़वा दिया था लोकसभा में, वो भी गलत था, ये भी गलत हुआ है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग सीटें, जैसे अमित ठाकरे की सीट है। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने मतलब आप समझिए दोनों शिवसेना इनके सामने थी। एकनाथ शिंदे ने भी कैंडिडेट दिया हुआ था, सदा सरवणकर इनके सामने थे, और एक दूसरे उम्मीदवार भी इनके सामने थे। तो बीजेपी ने अब इनका कैंडिडेचर जो है वो सपोर्ट कर दिया है। और लेकिन ये एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट हैं ये अपना नाम वापस लेंगे क्या, सवाल इसको लेकर के चल रहा है। तो इसकी बात भी आगे करेंगे। नवाब मलिक का मैं आपको बता रहा था, बीजेपी का दबाव है कि इनको टिकट नहीं मिले, क्योंकि बीजेपी खुद ये कह चुकी है कि इनके दाऊद से संबंध थे। ईडी के मामले में काफ़ी अरसा जेल में बंद रहे थे, ये अभी बाहर आए हैं। लेकिन इनकी बेटी को अजीत पवार ने टिकट दे दिया है अणुशक्ति नगर से। और अणुशक्ति नगर से इनके सामने जो है फहाद अहमद, ये जी स्वरा भास्कर के जो पति हैं और एनसीपी शरद पवार गुट से, इनको जो है टिकट मिला। तो आपको नवाब मलिक का और इन फहाद अहमद, इन दोनों का बयान सुनाता हूं। एक पिता के लिए सबसे खुशी का क्षण ये होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। सना का नामांकन भरा जा रहा है, हम भी साथ जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है कि वो चुनाव के मैदान में जा रही है। कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से, और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पर हम जीतेंगे। सना मलिक और फहाद अहमद, ये टकराव जो है ये चुनाव हमें देखने को मिलेगा अणुशक्ति नगर में। एक और वहाँ नवाब मलिक की विरासत है, उन्होंने उस चुनाव क्षेत्र में काम किया। सना मलिक उनकी बेटी चुनाव क्षेत्र में। किस तरह से देखते हैं, फाइट काफी टफ है आपके लिए? साहब ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता यहाँ पे, राजा की बेटी यहाँ पे रानी नहीं बनती। यहाँ पर जनता तय करती है। 15 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आपने स्कूल नहीं दिया, आपने वहाँ कोई कॉलेज नहीं दिया, आपने स्किल सेंटर नहीं दिया, आपने हेल्थ की समस्याएं नहीं दी, आपने सड़कें नहीं बनाई, तो अब जनता तय करेगी। मैं तो सबसे इस बात को बोलता भी हूँ कि आप एक बार मौका मुझे दीजिए। जनता को मैं ये समझाता हूँ कि आप अपने लोकतंत्र के वोट के अधिकार से जागरूक होइए। जो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा उसको हटा दीजिए। फहद को एक बार वोट दीजिए, फहद काम नहीं करेगा, फहद को भी हटा देना चाहिए। राजशाही नहीं चलेगी। तो ये भी नवाब मलिक वाला मसला जो है ये अभी सुलझा नहीं पाई, मतलब महायुति सर वो कह रहे हैं, लेकिन मैं शिवाजी नगर से कर दूंगा आपका नॉमिनेशन। देखिए, कोशिश की गई थी नवाब मलिक को समझाने के लिए, और ये मुझे लगता है पहले ये समझौता हुआ होगा या दबाव में कहा गया होगा, तो उनको कहा गया होगा कि आपकी बेटी को आप चुनाव लड़वा रहे हैं, वो तैयार हो गए होंगे इसके लिए। लेकिन शरद पवार राजनीति के मंचों पे खिलाड़ी है, शरद पवार ने संदेश दिया होगा कि भाई आप क्यों डर रहे हो, मैं आपके पीछे हूँ, आप चुनाव लड़ो। और वैसे भी अगर नवाब मलिक को देखेंगे तो शरद पवार के भरोसेमंद रहे हैं, शरद पवार के सबसे। ये अभी है कौन सी एनसीपी में, ये तो क्लियर नहीं। देखिए एनसीपी में अजित पवार के साथ है, ये तन से तो अजित पवार के साथ है, लेकिन इनका मन तो शरद पवार के साथ रहता है। एनसीपी में है, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने 2 बार दी, ये एनसीपी में ही है। ये अजित पवार के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मन से शरद पवार के साथ है। इनकी राजनीतिक में जब भी तकलीफ आई शरद पवार ने बहुत सहयोग करा है इनके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें लग रहा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि नवाब मलिक अगर करेंगे तो हम गठबंधन तोड़ सकते हैं या चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नवाब मलिक को लेकर किसके दाऊद के संबंध है, इनके बच्चे अनैतिक काम करते हैं, अपराध के काम करते हैं, और जिस तरीके से लगातार हमलावर रुख अख्तियार किया, विधानसभा नहीं चलने देते नवाब मलिक के कारण। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई नवाब मलिक के सामने हम प्रचार कैसे करने जाएंगे। तो नवाब मलिक को लग रहा होगा कि आप मेरे खिलाफ इतना आक्रामक हो चुके हो, बेटी को तो टिकट दे दिया, अब मुझे शरद पवार से, और मैं जीतकर विधानसभा जाकर बता दूंगा कि जनता मेरे साथ है। तो नवाब मलिक से कहा गया होगा, शरद पवार ने संदेश दिया होगा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब अजीत पवार के ऊपर है वो उन्हें, लेकिन अभी कल नॉमिनेशन करेंगे, कौन सी पार्टी से करेंगे या निर्दलीय करेंगे? निर्दलीय मुझे लगता है संभावना कम है। देखिए निर्दलीय जीतने की उनकी ताकत नहीं है, हो सकता है कि शरद पवार इनको टिकट दे दें। कांग्रेस भी अंतिम समय में उन्हें समर्थन दे सकती है, कांग्रेस में भी उनका जनाधार अच्छा है, और आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन है। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी जानते हैं कि वहां पर जिस तरीके से इसका समर्थन रहा है, तो वो दोनों पार्टी लड़ सकते हैं। अभी जरा इनकी बेटी सना मलिक और फहाद अहमद, जो मैंने आपको बताया स्वरा भास्कर के हस्बैंड जो है समाजवादी पार्टी के नेता टिकट लड़ रहे हैं, एक बार जरा इस पर हर्षवर्धन जी।
नाम मुझे लगता इंटरेस्टिंग है है कि एक दोनों। तो रोचक होगा, एक पिता की वजह से, दूसरा अपनी बीवी की वजह से। ये मतलब फवाद को अभी टिकट मिल जाता है, ये कोई दूर दूर तक न तो कोई नाम था न कोई ऐसी राजनीति थी, लेकिन स्वरा भास्कर ने जो एक एंटी मोदी स्टैंड लिया, जो एक छवि बनी, उस छवि की वजह से शरद पवार समाजवादी पार्टी के नेता को टिकट देते हैं, तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र कितना कठिन होता जा रहा है। अभी हमारे मित्र समीर जी कह रहे हैं कि शरद पवार के साथी हैं नवाब मलिक, हर अच्छे बुरे में सुख दुख में साथ रहे, टिकट भी पा सकते हैं वहां से। और कमाल देखिए कि उन्हीं की बेटी के खिलाफ खेल कर दिया, उन्हीं की बेटी के खिलाफ, नहीं तो थोड़ा वकौर दे देते ना, नहीं दिया। अब इसका सबसे ज्यादा किसको हुआ? सबसे ज्यादा परेशान अमित शाह है। क्यों? 6 पार्टी हो गई, 6 ये है और ऐसी 6 पार्टी हैं छोटी छोटी, तो करीब 1 दर्जन पार्टियों का विकल्प है एक नेता के पास। अगर भाई साहब ने नहीं दिया तो दूसरे भाई साहब, दूसरे ने नहीं दिया तीसरे भाई साहब, तो दबाव में बड़े नेता हैं, छोटे नेताओं को दबाव नहीं। और यही वजह है कि हाल के चुनावों का सबसे कम टिकट कटने का काम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कर पाई। बिल्कुल, इसको आप ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पर उठा के देखिए। और मैं देख रहा था, हिम्मत नहीं पड़ी टिकट काटने की। क्यों? क्योंकि जैसे ही टिकट काट देंगे दूसरा वाला खड़ा तैयार खड़ा कि आ जाओ भाई, उसको टिकट तो मिलना ही है। टिकट तो मिलना ही, मतलब कोई तो देगा। विधानसभा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन टिकट मिलेगा वो। ठीक। तो इसने जो है पार्टियों की रणनीति को थोड़ा प्रभावित किया है, और एक का नहीं सभी के लिए मुश्किल हो रही है। एक अमित ठाकरे की भी बात कर लें, राज ठाकरे के बेटे जो हैं, अब बीजेपी इनका समर्थन में आ गई है कि भाई हम इनके साथ हैं चुनाव में, लेकिन एकनाथ शिंदे कैंडिडेट दे चुके हैं, वापस लेंगे कैंडिडेट? और माहिम से राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, माहिम दादर में आता है जहाँ शिवसेना का मुख्यालय रहा है, और ये बेसिकली शिवसेना का गढ़ रहा है हमेशा से माहिम। राज ठाकरे ने जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी और जब चुनाव लड़ा था 2009 में, तो यहाँ पर राज ठाकरे के उम्मीदवार एमएलए का चुनाव जीते थे, और तब यह कहा गया था कि भाई राज ठाकरे ने शिवसेना के दिल पे कब्जा कर लिया है। माहिम जो है शिवसेना का दिल दादर माना जाता है, जो बहुत प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि बांद्रे जहां मातोश्री बना हुआ है वो सीट हारना बर्दाश्त कर सकती है शिवसेना, माहिम हारना बर्दाश्त नहीं कर सकती जहां उनका मुख्यालय है। वहां पर उसके बाद शिवसेना ने वापस वो सीट अपने कब्जे में ले ली थी। वहां पर सदा सरवड़कर का जो राज ठाकरे का अपना एक होल्ड रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे की जो राजनीति पिछले 10-12 साल से रही है वो बहुत सक्रिय नहीं रहे। ऐसे में वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। लोकसभा में आप एनडीए का समर्थन करते हो, विधानसभा चुनाव में जब आप लड़ने जा रहे हो, जब आप देख रहे हो कि वहां एकनाथ शिंदे भी ताकत बनकर उभरे हैं, उद्धव ठाकरे की अपनी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग संगठन है, ऐसे में आप अकेले लड़ने की ताकत आपकी स्थिति नहीं है। और आप जब वहां इतने सक्रिय नहीं है, तो मुझे लग रहा है उन्हें या तो उद्धव के साथ गठबंधन में जाना चाहिए था या एनडीए के साथ गठबंधन में जाना था। बीजेपी के साथ अगर वो अकेले लड़ते तो माहिम से उनका बेटा चुनाव हार जाते, ये तय है। अब भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ किया, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे विड्रॉ करेंगे, क्या उद्धव ठाकरे वहां से अपना कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत आसान नहीं होने वाला है अमित ठाकरे के लिए वहां से जीतना, क्योंकि राज ठाकरे का जो एक करिश्मा था वो अब इतना नहीं रहा। चलिए ठीक है, तो ये इस सीट की बात हुई। अब जरा वर्ली सीट की बात कर लेंगे। बहुत बड़ी सीट बन गई है। आदित्य ठाकरे बनाम मिलिंद देवड़ा, एकनाथ शिंदे के पार्टी से उतारे गए हैं। मिलिंद देवड़ा राज्यसभा के सांसद हैं। सर, महत्वपूर्ण है। एक तो आदित्य ठाकरे की वजह से ही बहुत है। अभी तो मानना चाहिए कि उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है उसको मोटे तौर पर आदित्य ठाकरे ही चला रहे हैं। एक तो उनका स्वास्थ्य भी जिस तरह से ठीक नहीं चल रहा उद्धव ठाकरे का, और एक एग्रेसिव या जो यूथफुलनेस शिवसेना की है वो आदित्य ठाकरे के पास है, तो इसलिए वो मजबूत कैंडिडेट हैं। मिलिंद देवड़ा भी यदि कोई मजबूत कैंडिडेट हो सकता था उनके खिलाफ तो एक मिलिंद देवड़ा हो सकते, क्योंकि वो उनकी एक तरह से परंपरागत जगह रही है। लेकिन मिलिंद देवड़ा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोबर किस्म के पॉलिटिकल लीडर के तौर पर रहे हैं, और मुझे उनमें वो जो कहना चाहिए उनके फादर मुरली देवड़ा में जो एक पॉलिटिकल तेजी थी, स्किल थी, वो भी उनमें नहीं है। वो एक भले वो रहे लीडर, भले आदमी है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने। पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, इसलिए वो राज्यसभा चले गए तो ठीक है। अब पार्टी का आदेश हो गया तो वो खड़े हैं। नहीं, कुछ सोच के उतारा होगा ना, लेकिन इनको आदित्य ठाकरे को मतलब हराने के लिए कैंडिडेट नहीं, आदित्य ठाकरे को हराने के लिए है, और वो सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वहां पर हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे और मिलिंद को यदि आप पर्सनैलिटी वाइज देखेंगे तो आदित्य ठाकरे बहुत भारी पड़ेंगे। मिलिंद देवड़ा से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता था क्या? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, एक तो ये कि इस लड़ाई को थोड़ा और देखिए अच्छे से। दोनों अंबानी परिवार के बेहद प्रिय हैं। इस नजरिए से भी देखिए, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जितने समय सगाई से लेके, संगीत से लेके, विवाह से लेके, प्रीति भोज से लेके सब में रहे,
तो मिलिंद देवड़ा भी लंबे समय से रहे, और मुरली देवड़ा तो धीरू भाई मुरली के देवड़ा मतलब उनके साथ घर के व्यक्ति माने जाते थे कि सब कुछ वो सरकार के बीच का माध्यम वही थे। मिलिंद देवड़ा भी वही कोशिश कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा अगर वर्ली से लड़ते हैं, वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वैसे तो एक बड़ा वर्ग है जो मरीन ड्राइव, पेडर रोड उस तरफ है, लेकिन वर्ली में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े जो बड़े घराने कहे जाते हैं, उनका भी वहां ठिकाना है। तो बड़ी रोचक लड़ाई होगी। और सर थोड़ा सा मेरा मतैक्य नहीं है आपसे, आदित्य ठाकरे कौन सा बड़ा लड़ाकू थे, बड़ा ऐसा सोबर टाइप उपी थे, हाँ, बच्चा लेकिन टाइप अभी घूमते रहते थोड़ा थे। सा बदलाव उनका हुआ ना तो अब वही शिवसेना- है, तो इसलिए ठीक है, मतलब तो मिलिंद आप देवड़ा तो मानते फिर भी हैं रह लेकिन चुके हैं। अच्छे अच्छे मजबूत उम्मीदवार अच्छी उनके लड़ाई खिलाफ लड़ी। हैं। अच्छी लड़ाई लड़ी। मजबूत कैंडिडेट तो देखिए हैं, पिछली बार 68,000 वोट से करीब जीता था आदित्य ठाकरे, और उसमें जो है एनसीपी के सुरेश माने को जो नाम है 21,881 मिला था, इनको 89,248 मिला था। मिलिंद देवड़ा को उतारने के पीछे यही है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई विद्रोह हुआ है या तो हम इस लड़ाई को हल्के में ले रहे हैं। हमारे उद्धव ठाकरे से भी मतभेद है, तो उनके पुत्र से भी मतभेद है कि शिवसेना को यहां तक लाने में, हिंदुत्व से अलग लाने में उनकी भूमिका है। जी। जीते या हारे, इसलिए हमने अपनी ओर से सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट उस क्षेत्र के प्रभाव की दृष्टि से और राजनीतिक आधार के दृष्टि से, पारिवारिक पृष्ठभूमि के दृष्टि से, या जिसको औद्योगिक घराना कर रहे हैं उन सब के दृष्टि से जो सभ्य से महत्वपूर्ण हो सकता है उसको दिया है। वैसे एमएनएस ने भी जो यहां उम्मीदवार दिया है संदीप देशपांडे, वो भी वहां एक सशक्त उम्मीदवार है, उसका भी अपना वहां जनाधार है 20-22 हजार वोट का। तो ये तीनों उम्मीदवार वहां मजबूत है, तीनों की लड़ाई होगी। पक्ष विपक्ष में किसी की में जा सकता है, लेकिन आदित्य ठाकरे इस समय शिवसेना के में उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं, और थोड़ा वो जरा तार्किक बातचीत करते हैं, लेकिन उस रूप के लीडर नहीं रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद एनजीओ वाले पर्यावरण के काम तो समझ में आती है, लेकिन उस क्षेत्र की दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्टेप उठाया हो और लोगों को प्रभावित किया हो, ऐसे काम उनके नहीं दिखे। बल्कि उनके पिताजी ज्यादातर समय तो प्रतिशोध में ही गुजार दिया, मीडिया से प्रतिशोध लेना, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा करना, तो वो भी उन पर एक हावी रहा है। देखिए सर, इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं। अगर मिलिंद देवड़ा, मुझे लगता है अगर अच्छे उम्मीदवार होते तो इन्हें लोकसभा चुनाव अरविंद सावंत के खिलाफ लड़वाना था। ये सीट जो आती है दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आती है। मिलिंद देवड़ा अरविंद सावंत के खिलाफ चुनाव लड़ने से तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था मैं वहां पर बुरी तरह चुनाव हारूंगा। अरविंद सावंत का बहुत अच्छा गढ़ रहा है, शिवसेना का बहुत गढ़ रहा है, 3 बार से लोकसभा जीत रहे हैं, और वर्ली शिवसेना का एक मजबूत गढ़ है। देखिए मिलिंद देवड़ा की समस्या क्या है, मिलिंद देवड़ा न शिवसैनिक रहे न भाजपा ही रहे, वो कांग्रेस से आए हुए, तो उन्होंने भाजपा के लोग वोट करने वाले हैं, न शिवसैनिक वोट करेंगे। और मिलिंद देवड़ा की जो राजनीति रही है वो मुरली देवड़ा के बेटे रहे, हालांकि उद्धव ठाकरे भी आदित्य के बेटे, लेकिन वो जिस तरह की राजनीति करते कि 10 बजे के पहले सो के उठना नहीं, 12 बजे के पहले मुझे कोई फोन नहीं कर सकता, 8 बजे के बाद मुझे कोई फोन नहीं कर सकता, क्योंकि 8 बजे के बाद जो बॉम्बे की जो सुपर रिच कल्चर है उस पार्टी में मैं जाकर बैठता हूं, कोई कार्यकर्ता मेरे घर के आके कॉल बेल नहीं बजा सकता, मेरा पीए फोन उठाएगा तो ठीक है वरना नहीं। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वहां पे उम्मीदवार दिया है, जनता का संपर्क पिछले 10 साल से इनका नहीं रहा। ठीक है कांग्रेस के समय सांसद बने, लेकिन 10 साल से इनका वही नहीं रहा। वहां युवा सेना का बहुत बड़ा काम है आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे संगठन के हिसाब से भी वहां बहुत काम किया, और आदित्य ठाकरे का वो बेसिकली शिवसेना का गढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मिलिंद देवड़ा कोई बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे, लेकिन अब अमेठी जैसा परिणाम आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेठी में हमने देखा ही। अच्छा, अच्छी बात नहीं है कि आप तो आजकल कितना बजे उठ रहे हैं सो के? मतलब सब नेताओं के आप सोने को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक तरफ आपने कहा कि सुपर रिच वाली पार्टी में जाना है, तो वो सुपर रिच कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके साथ रहें कि न रहें, लेकिन वोटिंग करने जाते नहीं, समस्या है ना, वो लोग वोटिंग करने नहीं जाते। और आदित्य ठाकरे भी उसी वाले हैं। तो आदित्य ठाकरे का रूटीन कैसा रहता है? नहीं देखिए, आदित्य ठाकरे का रूटीन, अब जब से पार्टी टूटी है, जब से सत्ता गई है, निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वर्ली में उन्होंने उनका संगठन बहुत अच्छा है, युवा टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, और पिछले 5 साल से वहां पे उन्होंने बहुत मजबूत किया। वर्ली वैसे भी शिवसेना का गढ़ है। अरविंद सावंत बहुत लोकप्रिय नेता है वहां के, जो सांसद बने, तीसरी बार वो सांसद वहां से बने, उनका जमीनी आधार बहुत। एकनाथ शिंदे के बारे में अरविंद सावंत के बारे में आपने 4, 5, 10 बार बोल दिया, हम लोग भी जानते हैं, उनसे व्यक्तिगत भी संबंध रहे हैं। कई बार वो तो ऐसी भाषा बोले हैं, उनसे पूछ दिया तो ठीक है आप कश्मीर के बारे बोले तो सीमा किधर लगती है जरा बता दो, और टीवी पर वो मुंह ताकने लगे।
इसलिए देखिए, किसी को भी शिवसेना का मुंबई ही पहले एक मुख्य केंद्र था, उसका गढ़ रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। शिवसेना के उम्मीदवार, लेकिन अब ये चुनाव हो रहा है, मुरली देवरा को बिल्कुल खारिज कर देना। वो चुनाव हार सकते हैं, ठीक है, सॉरी, मिलिंद देवरा को बिल्कुल खारिज कर देना कि वो कांग्रेस वाला है, तो कांग्रेस का वोट मिलेगा नहीं, बीजेपी का मिलेगा ही नहीं, उसको तो बस जमानत ही जब्त हो जाएगी। ये आइए, बीजेपी में बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को लेकर थोड़ी सी असहजता है। जी, ठीक है, ये बात सही है। नहीं, जितवाने की बात नहीं हो रही, कुछ एक फैक्ट, लेकिन किसी को सुनिए, बीजेपी वोट देगी ही नहीं कोई, ये भाषा जो है वो ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है, एक, लेकिन चूंकि जब ऐसी बात होती थी, कई बार मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड देख लूं। 2009 में यहां से एनसीपी जीती थी वर्ली से, सचिन अहीर पिछली बार भी। और शिवसेना के प्रत्याशी आशीष चेंबुरकर को 47,000 वोट मिले थे, उनको 52,000 मत मिले थे। और अगर हम 2014 की बात करें तो भी सचिन अहीर को 25% से अधिक मत मिले थे जब शिवसेना जीत गई थी। लास्ट असेंबली इलेक्शन वो एक्सेप्शन है जब आदित्य ठाकरे को 72% वोट मिले, लेकिन ऐसे अपवाद लगातार कंसिस्टेंट रहे। भाजपा के साथ लड़े थे, सुनिए, बीजेपी के साथ लड़े थे। सचिन अहीर नहीं, पिछली बार ये अपवाद हुआ ना, ये कहा गया कि भाई उनके पार्टी टूटी, उन्नीस का चुनाव हुआ ना, 19 का चुनाव तो एक साथ बीजेपी के साथ सचिन अहीर अब शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ है और एमएलसी बन गए वहां से। बीजेपी तो सचिन अहीर अब चलिए, मुझे इन्होंने अपना असेसमेंट ब्रेक से पहले बता दिया था अवधेश जी ने कि इस वक्त बीजेपी एंड पार्टी आगे चल रही है भाई, कांग्रेस एंड, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ समीर जी का कि वैसे ही सहयोगियों राजनेताओं से। की नींद हराम बहुत अच्छा, कारणों देखिए, से अभी- रहती है। अब आपको बताना पड़ेगा। एक और अपडेट, वर्ली में सिर्फ 5,000 की लीड थी उद्धव सेना की, ये फैक्ट के तौर पर। अभी का जो अभी लोकसभा लोकसभा चुनाव, इलेक्शन। अरविंद सावंत के जीतने वाली बात है। अब आप वर्ली बताइए, में सिर्फ 5,000 अभी की इस वक्त नॉमिनेशन के हम आखिरी 2 दिन की बात कर रहे हैं, कौन आगे दिख रहा है आपको? नहीं, महायुति आगे है, ये तो मतलब इसमें आप कोई भ्रम नहीं है। आज की तारीख तक तो यही स्थिति है, चाहे आप टिकट बंटवारे को लेकर देखें, चाहे प्रत्याशियों को जिस तरह से उतार रहे हैं लोग उसको देखें, और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अंदर खाने लड़ाई तो होती ही रहती है। आप कौन नहीं चाहेगा? आप यहाँ पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्री लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, भतीजा लड़ रहा है, फूफा लड़ रहे हैं, कौन महाराष्ट्र में तो आप देखेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आप जरा सोचिए कि कहां की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ज्यादा बेहतर स्थिति में। सर देखिए, जितने परिवारों के नाम लिए, इसका मतलब डेमोक्रेसी मजबूत है हमारे यहाँ पर, कि वो परिवारों से भी आगे बढ़कर उस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि परिवार का भी लोकतांत्रिकरण हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। जी का बयान है, मैं सुना नहीं पाया, उन्होंने तो कहा नहीं, ये वाले पवार और रोहित पवार और जितने भी हैं सबके नाम लेकर के मुझे बड़ी खुशी है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो बेहतर बात है, तो वो अच्छा हो रहा है। और अभी दोनों ही पार्टियां अभी तो टिकट बंटवारे में ही जूझ रही हैं। हालांकि अभी के नंबर देखें तो महायुति को ज्यादा मुश्किल हो रही है, अभी उनको 40-45 टिकट इससे नहीं, मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूं। जनरल सेंस में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी दिखाई दे रही है मुझे विधानसभा। दोनों गठबंधन की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर, मतलब नंबर 1 पार्टी हो सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। अब अजित पवार साहब कितना उनकी मदद करते हैं, एक थोड़ा सा वो कमजोर कड़ी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको कमजोर कड़ी मानना भी ठीक नहीं है। लेकिन अजीत पवार साहब ने यदि ठीक किया, अच्छे से किया, तो महायुति को कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी सरकार बनाने में। ठीक, और आप एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। पूरी पिक्चर 4 तारीख को जब नॉमिनेशन विड्रॉ हो जाएगा उसके बाद चलिए, तो ये महाराष्ट्र की बात हुई, तब तो हो गई पिक्चर। हाँ, तो 3 लोगों का मानना है कि लग रहा है बीजेपी सहयोगियों के साथ आगे दिखाई देती है।